देखिए, इससे पहले जो है मैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में सब बता दिया था, डिफिनीशन भी बता दिया था और किस तरह से कौन सा माध्यम विरल होता है, कौन सा सघन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। और ये भी पेपर में कभी कभी आ जाता है कि अपवर्तन का कारण क्या है, मतलब अपवर्तन क्यों होता है, इसका क्या कारण, रीजन क्या है। रीजन यही है कि देखिए इसमें क्या होता है, अपवर्तन की घटना तभी घटित होती है जब दो माध्यम होते हैं ना। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसमें क्या होता है कि किसी भी एक माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ अलग होती है और दूसरे माध्यम में अलग होती है। तो यही जो है प्रकाश के अपवर्तन की सबसे बड़ा कारण यही है। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण अगर वायु से आ रही है, मान लीजिए पहला माध्यम वायु है, तो उसमें जो है प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन जैसे ही वह अगर कांच में जाएगा तो उसका चाल बदल जाता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। अर्थात चाल में कमी आए कि नहीं आए। तो चाल में कमी होने के कारण ही जो है उसका जो है अपने मार्ग से विचलन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी चालों में परिवर्तन होने का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके बाद आता है कि अपवर्तन के क्या नियम हैं। जिस तरह से परावर्तन के 2 नियम हैं, उसी तरह से अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम। और आपने ये देखा था कि परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते थे ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। समझ में आया। तो इसमें लिखिएगा अपवर्तन का नियम, हेडिंग डालिए अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूल मतलब नियम ऑफ। अपवर्तन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। या तो अपवर्तन का नियम आ जाएगा या परावर्तन का नियम, लेकिन नियम जरूर पूछता है। या परावर्तन का नियम आ जाएगा कि लिखिए, या तो अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के भी 2 ही नियम। अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस में होंगे, एक ही तल में। तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया। जैसे मैं बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस तरह से सीधे ना जाके ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना, और ये जो आपतन बिंदु है इस पर ऐसे अभिलंब डाल देते हैं। तो ये जो आपतित किरण ये है और ये जो है अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में तो हैं, एक ही तल। ये जो तल है मान लीजिए, यही तल तो जो है इन दोनों माध्यम को अलग कर रहा है। ये मान लीजिए अगर विरल होगा, ये मान लीजिए कांच है, सघन है, तो यही तो तल जो है इनको अलग कर रहा है, दोनों माध्यम को अलग अलग कर रहा है कि नहीं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई प्रकाश की आपतित किरण जो है किसी भी जो है पृष्ठ पर गिरती है तो अपवर्तित होती है और एक अभिलंब होती है, तो तीनों जो किरणें हैं वो इसी तल पे तो है। तो ये पहला नियम ये है कि, तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। दूसरा नियम लिखिए इसमें, दूसरा नियम आपका यही है कि किसी एक ही माध्यम के लिए, किसी एक ही माध्यम नहीं, एक माध्यम नहीं हो सकता इसमें, एक माध्यम इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 माध्यम होते हैं कि नहीं। तो इसलिए इसमें किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, क्योंकि 2 माध्यम होते हैं ना, एक जो है सघन माध्यम, विरल माध्यम, इस तरह से विरल माध्यम, सघन माध्यम। तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के
प्रकाश के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा आपतन कोण की जा आपतन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा, इस तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं हम कि किन्हीं दो माध्यम, एक माध्यम मान लीजिए विरल है, ये सघन है, के लिए तथा एक किसी किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जा मीन्स साइन, जा मीन्स साइन का अनुपात एक स्थिरांक कहलाता है। अनुपात एक स्थिरांक कहलाता है। अर्थात साइन आई अपान साइन आर, मतलब आपतन कोण की जा, ये आपतन कोण आई है ना और ये अपवर्तन कोण है, तो इन्हीं की जो जा होता है, साइन होता है, उसका जो अनुपात होता है क्या होता है? स्थिरांक होता है, नियत होता है। क्या होता है? स्थिरांक होता है। इसी स्थिरांक को क्या कहते हैं? इसी स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी स्थिरांक को नियतांक, मतलब या तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं, इस नियम को, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ये जो नियम है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। समझ में आया? ये लिख लीजिए आप सब, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझना है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, इसमें क्या होता है कि एक कोई सतह लिया जाता है, जैसे मान लीजिए जो है एक जो है आपका इस तरह से सतह है, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ जो है कोई ये सतह है, इस तरह से लिया गया है, ये है P है, ये R है, ये S है और ये U है, ये T है, कोई सतह है। इस पर प्रकाश की किरण इस तरह से गिर रही है, OM दिशा में गिर रही है और ये इस पृष्ठ के M बिंदु पर गिरती है। तो ये जो है कहते हैं जिस पृष्ठ पर गिरती है प्रकाश की किरण, जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस पर एक अभिलंब डाल दिया है, तो ये वायु है। ऊपर वाला कौन सा माध्यम है? वायु है। ये वायु है कि नहीं है? मतलब विरल है। और ये अंदर का ये कांच है। ये क्या है? कांच है इस तरह से। तो ये अभिलंब सीधे ना जाके अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। झुक जा रही है ना, देखिए ध्यान से, झुक जा रही है। फिर यह जो किरण, यह किरण जो है इस तरह से झुककर यम कोई मतलब यम्बी दिशा में चली जा रही है। यम्बी दिशा में जा रही है कि नहीं? अब ये जो सघन माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है ना, ये कांच है, इस तरह सघन माध्यम है। अब सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण जाएगी, देखिए सघन माध्यम में ये जो यम्बी जो किरण है इस पर आपतित हो रही है। आपतित हो रही है कि नहीं? तो जिस बिंदु पे आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ से इसे लंब डाल देंगे। अब यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो मार्ग तो इसका ये है ना, ये इस मार्ग से निकलना चाहिए इसे, लेकिन यह अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। इस तरह से दूर हट जा रही है कि नहीं हट जा रही है? समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ जाए। इसमें क्या है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता होती है, अर्थात कि जो है अगर कोई प्रकाश की किरण ओ बिंदु से जा रही है और किसी पृष्ठ यम पर गिर रही है, तो जब ये वायु मतलब विरल से जब सघन माध्यम में जाएगी, ये सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम? सघन, मतलब ये कांच है। जब वायु से कांच में जाएगी तो वह जो है विरल माध्यम में जो सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है कि नहीं झुक जा रही? झुक जा रही है ना। अब देखिए ये सघन माध्यम है, अब ये प्रकाश की किरण यम्बी दिशा में जा रही है, तो ये सघन माध्यम है। जब सघन माध्यम से फिर विरल में जाएगी, विरल मतलब ये वायु है, बाहर क्या है? वायु है। फिर सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जा रही है कि नहीं हट जा रही? तो इसी को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो मान लीजिए कि अब क्या करिए, मान लीजिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना हो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
क्योंकि वायु है और उसके बाद ये कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इस तरह से ये कांच है ना, कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए ये आपतन कोण है इसके लिए कि नहीं, आपतन कोण ये है, ये अपवर्तन कोण R है, तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसे हम लिख सकते हैं ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। A मीन्स वायु, एयर, और G मीन्स ग्लास, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा sin I अपान sin R, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिया हो, समीकरण नंबर फर्स्ट ये हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसी में अगर हम आपसे कह दें कि कांच के सापेक्ष, कांच के इसी का उल्टा, मतलब कांच के सापेक्ष, ये कांच है, इसके सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये जो वायु है, तो इसमें जो है आपतन कोण क्या होगा बताइए, ये अभिलंब है, आपतन कोण यही होगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये आपतन कोण हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। नहीं, इस माध्यम के लिए देखा जाए, ये कांच है, कांच से जब वायु में जा रही है, पहले आप क्या कीजिए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लीजिए। अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जिसे हम कहेंगे कि GNA, वायु के साथ, मतलब कांच के सापेक्ष कांच का, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा sin I अपान sin R, हुआ कि नहीं हुआ। अब समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को मिला लीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को मिलाने पर, समीकरण सेकंड को मिलाने पर, मिला लीजिए। अब देखिए जो है ये ANG गुणे GNA बराबर sin I अपान sin R। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण जो है इस तरह से आ रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब प्रकाश की किरण कांच से, मतलब BM मतलब ये आपतित किरण हो, मान लीजिए इस पर जो आपतित किरण हो रही है इस तरह से, BM पर अगर आपतित होगी ये प्रकाश की किरण, और तब यह जो अपवर्तित किरण यही तो होगी। मान लीजिए उल्टा जला, उत्क्रमणीय मतलब उल्टा जला, पहले जो है प्रकाश की किरण O से M की ओर जा रहा है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण उल्टा O से M की ओर आया, आपतित हुआ, फिर यह अपवर्तित होके MB दिशा में चला गया कि नहीं चला गया। अगर यही उल्टा हो जाए, मतलब आपतित किरण BM दिशा में आए और अपवर्तित हो जाए MO दिशा में, तो इस कंडीशन में जो जब आपतित किरण जब BM होगा, जब गिरेगा, तो ये जो कोण बनेगा आपतन कोण नहीं बन जाएगा। मतलब इसी का उल्टा कर, पहले किरण क्या हो रहा है, O से M की ओर जा रहा है, उसके बाद अपवर्तित हो रहा है MB दिशा में, लेकिन यही प्रकाश की किरण अगर B से M की ओर आपतित हो और अपवर्तित हो MO दिशा में, तो ये कोण आपतन कोण नहीं बनेगा। जब ये आपतित हो जाएगा किरण, तो ये अभिलंब हो जाएगा, तो इसके बीच जो बना कोण होगा ये आपतन कोण नहीं हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण नहीं हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ जो है आपतन कोण sin R मिलेगा। sin R मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आपतन कोण पहले रहता है ना, sin R अपान sin I। अब इन दोनों को मिला लीजिए, ये देखिए sin I अपान sin R ये है गुणे, और sin R अपान sin I ये हो गया कि नहीं हो गया। आप ध्यान दीजिए, पहले जब प्रकाश की किरण O से M की दिशा में जाएगी तो ये आपतित किरण का काम करेगा, तब इस समय जो कोण बनेगा ये आपतन कोण होगा, और जब ये अपवर्तित किरण का काम करेगा MB, तो इस समय जो कोण बनेगा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये अपवर्तन कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यही प्रकाश की किरण जब रिवर्स हो, मतलब उत्क्रमणीय मतलब उल्टा दिशा में जाए, उसी दिशा में, रिवर्स मतलब एक बार इधर जाए फिर इधर जाए, इस तरह से, मतलब जब ये प्रकाश की किरण B से M की ओर आपतित हो, तो इस कंडीशन में ये आपतन कोण नहीं होगा, तो sin R नहीं हो जाएगा, और फिर MO दिशा में निकल जाए, अपवर्तित हो जाए, तो sin I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब यही तो होता है कि आपतन कोण की जा अपान अपवर्तन कोण की जा का अनुपात ही तो नियतांक होता है। तो sin R अपान sin R, इन दोनों को मिला लीजिए। देखिए sin R कैंसिल हो गया, sin I कैंसिल हो गया, तो ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
गुणे काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1 हो गया ना। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए y के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक क्या होगा, तो 1/1 गुणा है, भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, यही रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि y के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक जो होता है वो काज के सापेक्ष y के अपवर्तनांक का क्या होता है? उल्टा होता है। ये रिलेशन हो गया। मतलब अगर दिया हो काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक दिया हो 2/3 और आपसे पूछ लिया जाए कि काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा। देखिए y के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक जो होता है वह काज के सापेक्ष y के अपवर्तनांक का क्या होता है? उल्टा। तो ये लिख लीजिए रिलेशन। अब इसमें लिख सकते हैं आप y के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक, ये लिख लीजिए पहले, ये रिलेशन लिख लीजिए, ध्यान दो। तो यहाँ पर जो है आपने क्या देखा कि ये रिलेशन जो हम बताए थे शुरू में कि y के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक बराबर 1 काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। तो इस जो है दृश्य को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें एक रिलेशन बन रहा है। रिलेशन यही बन रहा है कि अर्थात हम कह सकते हैं कि y के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक, काज के सापेक्ष, काज मतलब जी, काज के सापेक्ष y के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम, माने उल्टा होता है कि नहीं? उल्टा, उल्टा हो गया ना। 1 है तो उल्टा ही तो है ये। हाँ, अर्थात अब नोट में देखिए, यदि वायु जल काच को 3 समांतर माध्यमों के रूप में संयोजित किया जाए तब क्या होगा कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक गुणे काज के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। ये फार्मूला है। अर्थात अगर आपको पता करना हो कि जल के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक क्या होगा, तो बराबर 1 ये दोनों गुणा है ना, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, तो इधर आके भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाग हो गया कि नहीं हो गया? देखिए गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगी, नहीं? भाग हो गया। जैसे हमें अगर जल के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक निकालना है तो y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे काज के सापेक्ष जल का, काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, इसी का उल्टा हो जाएगा, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? ध्यान से समझिए आप सब जो है। चलिए दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बाद में लिख लीजिएगा। अब देखिए हमें जो है 1/1 और बटे काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। अब ध्यान दीजिए इधर, अब 1 काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, 1 काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक के बराबर क्या लिख सकते हैं हम? y के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो 1 काज के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर होता है y के सापेक्ष काज का अपवर्तनांक। बस यही रिलेशन हो गया। अब इसी में जो है एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसे। एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, देखिए शोर ना करिए। जो है लिखा है, एक क्वेश्चन है कि y के सापेक्ष जल तथा काच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, y के सापेक्ष जल तथा काच के अपवर्तनांक, काच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। वायु के सापेक्ष जल तथा काच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पेपर में आएगा। कह रहा है कि y के सापेक्ष जल तथा काच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है, तो जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। यही फार्मूला यूज किया जाएगा। देखिए इसमें जो दिया है वो लिख लीजिए, सॉल्यूशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखते रहिएगा। इसमें दिया है कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 1/3 और y के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक दिया है 1/2। तो y के सापेक्ष, y मतलब a के सापेक्ष
ए के सापेक्ष अगर जल का अपवर्तनांक निकालना हो तो इसे हम शॉर्टकट में ANW लिखते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, y के सापेक्ष W माने वाटर, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 1/3 दिया है, कामा, और y के सापेक्ष इसी के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक दिया है ANG बराबर दिया है 1/2। अब हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल मतलब W का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, वाटर का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें निकालना है WNG मतलब वाटर जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये किसके बराबर होता है, वायु का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसी के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए कि वायु मतलब जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। बस ये मान रख दीजिए, आंसर आ गया डायरेक्ट। कितना अच्छा है, फार्मूला अगर याद है आपको तो दिक्कत नहीं है। तो देखिए जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वायु का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया, वायु का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/2 दिया है ना, 1/2 रख दीजिए बटे, अब वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है 1/3, मध्य का मध्य में गुणा होगा बाएं का बाएं में। तो इस तरह से आ जाएगा 1 का गुणा 3 में और बटे 2 का गुणा 1 में इक्वल टू 3/2। तो यही हो गया 3/2 जो है जल के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक। तो आता है जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक, काच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 3/2। यही आंसर हो गया, बस लगा लीजिए। इसके बाद इस टाइप का आप देखिए, मैं इस अपवर्तनांक से जितना रिलेटेड सवाल बताया हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, पढ़ लीजिएगा।